तो स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन लिखना, द इमेज रिकॉर्डेड when radiant energy the image recorded when radiant energy the image recorded when radiant energy is passed through a prism or grating is called spectrum. आगे लिखना, the splitting of white light into 7 color, the splitting of white light into 7 color, the splitting of light into 7 color is known as dispersion. नेक्स्ट लिखेंगे, the device used to record a spectrum is called spectrograph or spectrometer. नीचे लिखेंगे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, नीचे लिखना टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, पहला इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और सेकेंड वन है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस के कितने टाइप है? दो, कौन कौन? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको राइट डाउन करने का, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो कितने कलर में डिस्पर्स हो जाता है? एक कलर दूसरे कलर में क्या होते हैं? उसको किस नाम से जानते हैं? यानी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कब देखने को मिलेगा? जब व्हाइट लाइट को, तो इसको लिख लो शॉर्टकट में ताकि समझ में आए कि व्हाइट लाइट को जो हम प्रिज्म से पास करेंगे तो देखने को मिलता है। डिसकंटिन्यूअस कब देखने को मिलता है? जब एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं या डी एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। यानी जब इलेक्ट्रॉन का जंपिंग होगा एक्साइटेड में जाएंगे, जब डी एक्साइटेड में जाएंगे तो डिसकंटिन्यूअस मिलता है। एब्जॉर्प्शन कब मिलेगा? जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्साइटेड होंगे।
एब्जॉर्प्शन में कैसा दिखता है? डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? गैप होना होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। कौन सा? वहां लाइट इमिट होगा। लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो कैसा दिखेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा बताया था मैंने? कलरफुल जिंदगी में, फिर कलरफुल, याद रहेगा ना? अब ये कब देखने को मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? डी एक्साइटेड। यानी जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होता है, और डी एक्साइटेड जब होगा तो लाइट इमिट करेगा, क्योंकि एनर्जी का चेंज है ना। तो एक्साइटेशन के केस में भी लाइट इमिट, और डी एक्साइटेशन के केस में भी लाइट इमिट। इसको जब लाइट को पास किया गया तो एब्जॉर्प्शन, और इस लाइट को जब पास किया गया इमिशन। इमिशन का मतलब ब्लैक, ब्लैक फिर कलर। समझ में आया ना? इसको हम कंटिन्यूअस नहीं बोलते, गैप आता है। तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम के भी नाम से जानते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, कोई डाउट नहीं है ना? तब ये लिखने के बाद फिर से हेडिंग डालना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। वन बाय वन हम सबको इलेबरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? वन व्यू में दिख जाएगा हमें चीजें, कब हमें कंटिन्यूअस है, कब डिसकंटिन्यूअस है, एब्जॉर्प्शन क्या होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? डार्क लाइन इन है, डार्क लाइन इन कलर। और इसमें क्या होगा? कलर लाइन इन डार्क। अब फिर से ये लिखने के बाद, ये मतलब एक चार्ट बन गया हमारा। अब लिखने के बाद हमें फिर से हेडिंग डालो कंटिन्यूअस। इमिशन में कौन कौन? लिख लो, इसके बाद वन बाय वन आगे बढ़ बात। हेडिंग डालना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें लिखना व्हेन ए व्हाइट लाइट पास थ्रू ए प्रिज्म, when a white light is passed through a prism, when a white light is passed through a prism, due to different frequency and wavelength, 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 it disperse into 7 different color, into 7 different color। डिस्पर्सन क्यों होता है? फ्रीक्वेंसी क्या है इसका? कलर के अंदर जो लाइट है, व्हाइट लाइट के अंदर जो 7 कलर है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है। इसलिए 7 कलर में क्या हो जाते हैं? डिस्पर्स हो जाते हैं। अब नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, angle of deviation is directly proportional to, angle of deviation is directly proportional to frequency of the radiation, frequency of the radiation।
frequency of the radiation. And due to some similar wavelength range, due to some similar wavelength range, one color is merged into other color. One color is merged into other color. One color is merged into other color. तो डिस्पर्सन क्यों होता है? अलग अलग पार्ट में क्यों ब्रेक हो जाता है? वेवलेंथ अलग होता है. मर्ज क्यों होता है? क्योंकि कुछ वेवलेंथ जो दोनों का मैच कर जाता है. एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा? रेड का. जब हम लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से, दिस वन इज व्हाइट लाइट, जब व्हाइट लाइट को पास करेंगे प्रिज्म से तो ये जो है सबसे ज्यादा डेविएशन, यानी जाना चाहिए था इधर, जा रहा है इधर. दैट थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. समझ में आया क्या? तैयारी कर रहे हैं नीट का, निकल गया जेई, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिजल्ट. ऐसा भी कभी कभी होता है. तो जाना चाहिए था इधर, चला गया इधर, तो दिस थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. ये डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो. किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है? वायलेट का. रेड का लेमडा ज्यादा होता है. जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा. तो अब उसके बाद क्या होगा? बिग बियोर, आई फॉर इंडिगो. कौन आएगा? ब्लू. उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा. अगर हम V से R जाएं तो क्या बढ़ेगा? अगर हम V से R जाएं तो क्या घटेगा? इसका वेव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और इसका लेमडा ज्यादा होता है. जिसका लेमडा ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी. ये डायग्राम निकाल लेना. तो बिग बियोर, वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा और रेड का लेमडा ज्यादा. सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है, इसलिए 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो जाते हैं. कुछ जो लेमडा का रेंज मिलता है इसलिए एक कलर दूसरे कलर में क्या होते हैं? मर्ज होते हैं. अब हेडिंग डालेंगे डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. अब हेडिंग डालना डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसमें हम लिखेंगे when electron excited or de-excited, 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 then it emit radiation. इन दोनों ही केस में क्या होगा? रेडिएशन इमिट होगा. then it emit radiation, and if that radiation is passed through prism, that radiation is passed through prism, some line gap, some definite line gap
was observed. Some definite line gap was observed. Some definite line was observed. Some definite line gap was observed. That is known as discontinuous spectrum. That is known as discontinuous spectrum. अब इसमें पहला हेडिंग डालना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. पहला हेडिंग डालना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एब्जॉर्प्शन कब अकर होगा? हाँ, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे when a sample of gas when a sample of gas is heated, यानी इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्साइटेड करवा रहे हैं. when a sample of gas is heated, then after getting energy electron will be excited from lower energy state to higher energy state. From lower energy state to higher energy state. समझ में आ रहा है ना? जंप कैसे हुआ? लोअर से. इस केस में एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा. देन इट इमिटेड रेडिएशन. तो जब जंपिंग होगा तो क्या होगा? लाइट इमिट होगा. देन इट इमिटेड रेडिएशन. इफ दैट रेडिएशन इज पास थ्रू प्रिज्म, if that radiation is passed through prism, then absorption spectrum will observed. NCERT लाए क्या कोई? then absorption spectrum will observed. अब क्या करना है? अभी इसका जो डायग्राम निकालना है, ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना के दिया हुआ है. यहां पर देखो लाइट है, मतलब जो हमने गैस लिया, अब इस गैस के अंदर मान लो एक सैंपल लिया हमने गैस का, इसमें अंदर हाइड्रोजन गैस है मान लेते हैं. अब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को हमने हीट देना है, तो या तो सोर्स हमें चुनना पड़ेगा कि हम हीट कैसे दे. तो हम सनलाइट के प्रेजेंस में भी इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करवा सकते हैं. इधर सोर्स हम चेंज कर सकते हैं. और इसके अंदर क्या है? मान के चलते हैं हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? एक्साइटेड हो रहे हैं. जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो क्या होंगे? एक लाइट निकलेगा, रेडिएशन निकलेगा. उस रेडिएशन को पास करवाएंगे प्रिज्म से. तो यहीं पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है व्हाइट लाइट सोर्स. यानी सोर्स लिखने का मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने का सोर्स है. यहाँ लिखा हुआ है एब्जॉर्बिंग सैंपल, यानी जो इसके अंदर गैस भरा हुआ है वो गैस क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. एक्साइटेड होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए. एक्साइटेड होगा तो क्या होगा? लाइट इमिट होगा. उस लाइट को किससे पास कराया गया है? प्रिज्म से. क्या ऑब्जर्व हुआ? एब्जॉर्प्शन. तो ये डायग्राम यहाँ पे बनाना है, तो स्पेस छोड़ लेना. समझ में आया क्या? तो ये घर से बनाना है. अब नेक्स्ट सेकंड गैप छोड़ के हेडिंग डालो इमिशन स्पेक्ट्रम. इमिशन स्पेक्ट्रम. इमिशन स्पेक्ट्रम इसमें लिखना when electron will de-excited. when electron will de-excited. लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब जब मैं de-excited का नाम लूंगा तो सोच लेना कि पहले एक्साइटेड हुआ है. अब मान लो तुमसे मैं बोलूं कि तुम सेकंड फ्लोर से नीचे आओ,
पहले तुम सेकंड फ्लोर पे जाओगे तब ना नीचे आओगे, या कहीं से टपक के आए सेकंड फ्लोर पे, ऐसा नहीं होगा ना। पहले जाओगे, यानी जब जब डी एक्साइटेशन का नाम लिया जाएगा तो पहले एक्साइटेशन हुआ होगा, क्योंकि ऐसा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आएगा तो बार बार डी एक्साइटेशन का हम नाम लेंगे, तो सोच लेना है पहले वहां गया है उसके बाद वो आ रहा है। क्यों डी एक्साइटेशन हो रहा है? क्योंकि हर चीज क्या चाहता है, लोअर में आना। तुम ऊपर आना चाहते क्या? कहाँ रहना चाहते? जमीन पे। हवा में रहोगे तो अनस्टेबल हो जाओगे, गिर जाओगे किसी दिन। समझ में आया क्या? तो हर चीज क्या चाहता है, लोअर एनर्जी में रहना, ताकि उसका स्टेबिलिटी बना रहे। तो क्या हमने लिखा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल बी एक्साइटेड देन इट रिलीज एनर्जी, then it release energy, ठीक है, and it jump from higher energy state to lower energy state, and it jump from higher energy state to lower energy state, and it jump from higher energy state to lower energy state. It also emitted radiation. It also emitted radiation. And if that radiation is passed through prism, if that radiation is passed through prism, if that radiation is passed through prism, then emission spectrum will absorbed. Then emission spectrum will absorbed. इमिशन में एब्जॉर्प्शन में कब होगा, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में कलर के बीच में डार्क आएगा और एक में डार्क के बीच में कलर आएगा। तो इमिशन में डार्क के बीच में कलर आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, ये है इमिशन का। यहाँ लिखा हुआ है एक्साइटेड सैंपल, यानी गैस को पहले एक्साइटेड करवा लिया गया है, यानी तुम्हें जब ऊपर से कूदवाना होगा तो तुम्हें पहले भेज दिया गया है। उसके बाद जब तुम जंप मारोगे तो हायर से कहाँ आओगे, लोअर में। तो एनर्जी क्या कर दोगे, इमिट, रिलीज करोगे। और उस एनर्जी जब इमिट होगा तो रेडिएशन में निकलेगा, क्योंकि जहां एनर्जी है वहां लेमडा है। समझ में आया क्या? हाँ जी। तो उसमें क्या होगा, यहां पर जब प्रिज्म से पास करेंगे तो क्या मिलेगा, इमिशन। इमिशन देख पा रहे हो ना, मतलब ऊपर से कूदने के बाद डार्क ही लाइफ रहेगा। और डार्क के कभी कभी हो सकता है कि क्या है, समझ में आए ना? तो दोनों डायग्राम निकालना है, कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो इसको डायग्राम को निकाल लेना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसके ऊपर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब रदरफोर्ड से लेके अभी तक हम ईएमआर पढ़े, उसके बाद हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा, ब्लैक बॉडी, हॉट बॉडी रेडिएशन पढ़ा और स्पेक्ट्रम पढ़ा। जितना हम पढ़ रहे हैं उतना चीजें बोर ऑब्जर्व करते हुए आ रहे थे। तुम जैसे पढ़ते हुए आ रहे हो वैसे बोहर ने ऑब्जर्व करते हुए आ रहे थे क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया सबको देख के कि अच्छा रदरफोर्ड ने ऐसे किया है, उसमें क्वांटम में ऐसे हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप हुए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है, ब्लैक बॉडी में ऐसे हुआ, हॉट बॉडी में ऐसे हुआ, कलर चेंज हुआ है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहीं दिखा कहीं डिसकंटिन्यूअस दिखा। इन सबको मिला के उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यानी हाइड्रोजन गैस को लिया और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराना स्टार्ट कर दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कंटिन्यूअस क्यों देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे कंक्लूज लिया, यानी कैसा कंक्लूजन है, ये सब एक्सपेरिमेंट बोर के थ्योरी आने के पहले उन्होंने कंक्लूजन लिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसलिए हम उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि बोर ने थ्योरी क्या क्या दिया। लेकिन थ्योरी जो उन्होंने दिया वो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पे दिया है।
समझ में आया क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पे दिया हुआ है, तो इसलिए हम पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बोहर पढ़ लेंगे थोड़ा इसको पढ़ना आसान लगेगा, क्योंकि हम उसमें एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि हायर से लोअर में आया, लोअर से हायर में गया है, एक्साइटेशन हुआ है, डी एक्साइटेशन हुआ है, लेमडा निकालो, तो सब चीजें हम निकालेंगे। तो पहले हम बोहर पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालना बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। अब उन्होंने सबसे जो मेन पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड में, उन्होंने पेज नंबर 5 पे जाके पढ़ना, पढ़ो डिफेक्ट में, रदरफोर्ड में। अब बोर में तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे ना, ये सोडियम है, तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे ना 281। इसका मतलब क्या हुआ? बोर ने इस चीज को बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ में घूमते हैं और अपने अपने पाथ में एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 8 इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पाथ फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है। लेकिन इस चीज का जानकारी रदरफोर्ड ने नहीं दिया था। तो रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक है वो 5th नंबर पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, सॉरी 5th सबसे लास्ट वाला पॉइंट पढ़ो। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताए थे, यानी किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इन्होंने नहीं बताया था, खासकर ऑर्बिट के बारे में जानकारी नहीं था। रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, कोई पाथ का नाम नहीं दिया, कैसा पाथ पे घूमते हैं, कि बस घूमता है, रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व एक पाथ पे करता है और उस पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं। ये नाम किसने दिया? बोर ने दिया। न्यूक्लियस का नाम उसने रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन इस ऑर्बिट का नाम बोर ने दिया। कितने ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं उसका बोहर ने दिया। समझ में आया? इसका रेडियस कितना है वो बोर ने बताया, इसका एनर्जी कितना है वो बोर ने बताया, इलेक्ट्रॉन जो अपने पाथ पे घूमते हैं उसका स्पीड कितना है, एंगुलर मोमेंटम कितना है, सब बोर ने बताया। और खासकर इसमें ये सब जो कंक्लूजन लिया गया वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर लिया गया, और सबका इसका डिराइव भी करके दिए कि ऐसे इसका। अब उनसे पूछा गया था रदरफोर्ड से कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं घूमते घूमते गिर जा रहा है, क्यों नहीं घूमते घूमते गिर जा रहा है। तो जैसे तुम अभी सोच रहे हो वैसे वो भी सोच रहे थे, तो उन्होंने बताएगा कैसे यहाँ पे, तो बताएंगे इसमें कि क्यों नहीं गिर रहा है। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर हम डिराइव करते समय बताएंगे, कूलम्बिक फोर्स बताएंगे क्या होता है। तो हम यहाँ जो पढ़ेंगे वो ऑर्बिट की जानकारी लेंगे, रेडियस निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, एनर्जी निकालेंगे। और बोर ने सबसे ज्यादा जो मेन बातें बताया वो ये बातें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने पाथ पे घूमता है और ऑर्बिट होता है। उन्होंने एंगुलर मोमेंटम निकाल के दिया, वो मतलब मोमेंटम। तो हेडिंग लिख लिए ना, तो इसमें लिखना पोस्टुलेट, पोस्टुलेट मतलब थ्योरी, पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट हम लिखेंगे, और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो किसके ऊपर किया? हाइड्रोजन एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नाम पड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब उस एटम को पकड़ा जिस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हीलियम है, तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तब हम बात करेंगे। समझ में आया क्या? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो एक ही बचा ना, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जो एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसके लिए बात करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट लिखना, कौन सा टॉपिक निकाले, साइन लिखो इसमें पहला, टू एक्सप्लेन दी, पेज नंबर 15 निकाल लेना। टू एक्सप्लेन दी ओरिजिन ऑफ लाइन, टू एक्सप्लेन दी
origin of line, to explain the origin of line in hydrogen spectrum, in hydrogen atom, चलो ऐसे लिखो, to explain the origin of line in hydrogen spectrum and to overcome defect in Rutherford model, Niels Bohr proposed his model of atom. Niels Bohr proposed his model of atom. यानी जो रदरफोर्ड के अंदर ड्रॉबैक था और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ कंक्लूजन लेके उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, तो इसलिए हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाद में पढ़ेंगे। अब पहला पॉइंट लिखना, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, लेकिन पहला एक्सपेरिमेंट किस पे उन्होंने सेटअप किया था? हाइड्रोजन पे, इसलिए बार बार हाइड्रोजन एटम का नाम लिया जाता है। द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस with definite velocity in fixed closed circular path called orbit or shell, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कंक्लूजन लेने के बाद बोर ने बताया कि जो हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक फिक्स डिस्टेंस पे अपने पाथ में घूमेगा, नहीं कि जहां मर्जी वहां नहीं घूम जाएगा। वो एक उसका एक ट्रैक बना हुआ है, उसी ट्रैक पे घूमेगा। जैसे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ जिस ऑर्बिट पे घूमते हैं, ठीक है, उसका एक ट्रैक बना हुआ है, तो उसी ट्रैक पे इलेक्ट्रॉन्स भी घूमता है। इसके अंदर और भी ऑर्बिट है, हालांकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये ऑर्बिट इस सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे है। अगर यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहां घूमेगा, ये ट्रैक यहां नहीं हो सकता है, यानी इनके बीच का गैप फिक्स है। समझ में आया क्या? इस गैप के बीच में कोई दूसरा ट्रैक नहीं आ सकता है, वैकेंट स्पेस है, यानी ट्रैक फिक्स है इनका। यानी ऑर्बिट का, तो सबसे पहले ऑर्बिट नाम किसने दिया? बोहर ने, कि जो ट्रैक बना हुआ है उसी ट्रैक पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, और उस ट्रैक का नाम दे दिया उन्होंने ऑर्बिट, और सर्कुलर पाथ बताया उन्होंने। और उस ट्रैक का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा? फिक्स होगा, यानी उसका रेडियस क्या होगा? फिक्स होगा। और इस रेडियस को हम कैलकुलेशन करेंगे कि ऑर्बिट नंबर 1 का रेडियस, ऑर्बिट नंबर 2 का रेडियस, केवल आउटर सेल का रेडियस नहीं, सारे ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे और उसका एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, इसका डेरिवेशन आएगा। तो ऑर्बिट के बारे में पहले जानकारी किसने दिया? बोल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, these are designed at उसने क्या नाम दिया? KLMN। ऑर्बिट नंबर 1 को क्या नाम दिया? तो उन्होंने उस ऑर्बिट का नाम दिया KLMN। आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। हम KLM के नाम से नहीं जानते हैं, आज के नाम से 1 2 3 4 जानते हैं। लिख लिए? अब यहां पर ध्यान देना, तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखने के पहले, कोई बॉडी अगर लिनियर मोशन कर रहा है, उसके अंदर मास है और वेलोसिटी भी है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम इक्वल टू, और वही बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाए, यहां लीनियर मोशन है, जब सर्कुलर पाथ पे घूमने लग जाए तो उसका
हम मोमेंटम को एक और नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कब बोलेंगे? जब सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा? m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, और उसमें रेडियस से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई, यानी एम वी आर। तो जब लिनियर मोशन होगा तो एम वी, और जब सर्कुलर मोशन होगा तो एम वी आर। तो सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ेगा क्या फिजिक्स में? तो जब सर्कुलर मोशन होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम वी आर। तो इस चीज को यहां से रिलेट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो यहां मोमेंटम नहीं बोलेंगे, यहां क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर बोलेंगे। ठीक है। और आगे चल के एंगुलर मोमेंटम को आई ओमेगा भी बोला जाता है। मतलब इसका तो यूज नहीं पड़ेगा, ये फिजिक्स का है। आई ओमेगा, आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आई ओमेगा इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है। तो बोर ने क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां घूमता है और इसका मोमेंटम उन्होंने निकाला, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां घुमा, जम करा के लेके गए होंगे वहां पर, देख रहे हो कितना घूम रहा हो, और यहां पर अगर घुमा तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा यानी m इंटू वी, यानी यहां घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो उसका वेलोसिटी अलग होगा, यहां वेलोसिटी अलग होगा, यहां वेलोसिटी अलग होगा, सब चीज अलग होगा, वेलोसिटी भी अलग होगा, एनर्जी भी अलग होगा, रेडियस भी अलग होगा। ये हम कल ड्राइव करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे और रेडियस निकालेंगे। तो अगर यहां जाएगा तो वेलोसिटी अलग होगा और रेडियस भी अलग होगा। तो यहां एम वी आर, यहां एम वी आर, तो भी इलेक्ट्रॉन का और रेडियस ऑर्बिट का, मास इलेक्ट्रॉन का। जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो देखा कि उनको एक वैल्यू मिला, और वो जो वैल्यू मिला एंगुलर मोमेंटम का, वो वैल्यू h अपॉन 2 पाई, यानी प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 2 पाई के वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल में बार बार वैल्यू आ रहा था, यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम। तो ये हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, इसका थ्योरी लिख रहे हैं, ये बोर्स का थ्योरी हम लिख रहे हैं। कंक्लूजन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से निकाल के लाया गया है। समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन सर्कुलर पाथ, when electron revolve on circular path, then its angular momentum mvr, then its angular momentum mvr, और एंगुलर मोमेंटम का और क्या बोला जाता है? आई ओमेगा। तो पढ़ लोगे आगे, हालांकि यहां पर हमें इसका यूज नहीं है। mvr will be equal to integral multiple of, will be equal to integral multiple of n, integral multiple of h upon 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यानी जब जब ओ इस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर निकाला मोमेंटम, यहां रहने वाला मोमेंटम निकाले, यहां मोमेंटम, यहां मोमेंटम, जब वैल्यू क्या देखा उन्होंने? एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एन का वैल्यू कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये मास किसका है? वेलोसिटी किसका है? रेडियस किसका है? इलेक्ट्रॉन मत बोल देना है, ऑर्बिट का है। यहां का रेडियस, यहां का रेडियस, यहां का रेडियस, जिस सेल में घूम रहा था उस सेल का उन्होंने सब ऑब्जर्व किया। तो लिख लेना एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और एन का वैल्यू 1 2 3 4 होगा। और उसके बाद नीचे लिख लेना एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो वॉल्यूम में लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, पाई मैथ में आता है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है।
इक्वेशन लिखना, क्वेश्चन ये है कि विच इज पॉसिबल एंगुलर मोमेंटम। 4 ऑप्शन है, एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकता है। इनमें से कौन कौन एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल है? 2 and 3, 2 and 3 आए 4, अब बचा क्या 1? 1 भी बोल दो। आए हाँ 2.5 है, नहीं आएगा ना, एक का आ रहा है, एक का नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से देखो इसको, ये 3.5 लिखा है, ये इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर 2 लिखा है क्या? एक्चुअली में क्या है? फॉर्मूला बताओ क्या है? h/2π। यहाँ 2π लिखा है क्या? इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? 2π है यहाँ पे, यहाँ 2 नहीं लिखा है ना, इसका मतलब यहाँ क्या है? 7 है। 7 n का वैल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये लिख के दिया मैंने, ये एक्चुअल में ये है, तो ये n हो गया, NH/2π है, और यहाँ केवल पाई लिख के दिया मैंने। इसका मतलब n का वैल्यू 7 पॉसिबल है, दैट विल बी पॉसिबल। 4/2 NH/2π, n का वैल्यू क्या गिरा? 4। इसमें n का वैल्यू, ये मत सोचना कि 3.5 है, n का वैल्यू 7 है, यहाँ है ना, यहाँ n का वैल्यू, ये भी पॉसिबल है। यहाँ n का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा, ये भी पॉसिबल है। h/2π, ये मत सोचना कि 2.5 आ गया, ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। यहां क्या दे दिया मैंने? 2.5 लिख दिया, अपॉन h/π लिखा, इसका मतलब 5h/2π मैं लिखूं तो चलता है ना, ये दोनों बराबर है ना। अब देखो इसको मैच करवाओ, NH/2π, NH/2π यानी n का वैल्यू यहां क्या है? तो चारों पॉसिबल है, चारों पॉसिबल है ना। तो मत सोचना कि फ्रैक्शन दे दिया तो गलत दे दिया गया, फ्रैक्शन में ऐसे दिया जाएगा ना 3.5h/2π, ये गलत है, क्योंकि 2π नीचे लिख के दिया हुआ है, कहीं 2π हटा लेगा तो समझ में आया ना पॉइंट? लिख लो इसको, क्वेश्चन को। ऑल आर पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, तो बोर्ड ने क्या क्या बताया? इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पे घूमेगा, जिसको ऑर्बिट नाम दिया। हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होगा, अपना अपना रेडियस होगा, अपना अपना क्या होगा? रेडियस होगा, एनर्जी होगा, और एनर्जी होगा, रेडियस होगा, और वेलोसिटी होगा ना। और ऑर्बिट का नाम KLMN उन्होंने रखा, और एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू NH/2π आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं पढ़ दे रहा हूं, पहले लिखो मत, 5 मिनट टाइम में, ये सब पढ़ाया हुआ है, पहले सुनो क्या लिखा हुआ है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पर घूमता रहेगा तो उसका एनर्जी चेंज कब चेंज होगा? जब एक्साइटेड और डिक्साइटेड।
हेंस दीज ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, क्योंकि इसका एनर्जी फिक्स है, इसका अपना एनर्जी फिक्स है। और स्टेशनरी स्टेट, नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, कब चेंज होगा? ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तब इसका एनर्जी चेंज होगा। इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, कब एब्जॉर्ब होगा? लोअर से हायर में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू एंड इट लूज एनर्जी व्हेन जंप फ्रॉम, ये सब बताया हूं ना, तो उसका पोस्टुलेट में आता है, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। जब एनर्जी का चेंज E1 और E2 है, मान लेते E1 और E2 है, तो जो एनर्जी का चेंज आएगा यानी डेल्टा E, डेल्टा E का वैल्यू क्या आएगा? इसका एनर्जी ज्यादा, इसका एनर्जी कम है, डेल्टा E क्या लिखेंगे? तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, तो एनर्जी में चेंज आएगा, और जब जब एनर्जी में चेंज आएगा तब तब लाइट इमिट करेगा। उस लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? या लेमडा, तो डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, चेंज इन एनर्जी इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा या H न्यू। जो लाइट निकल रहा था ना, जिसको हम प्रिज्म से पास करवा रहे थे, उस लाइट का हमसे बोला जाए कि तुम एनर्जी निकालो, लेमडा निकालो, तब उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा। तो हमें डेल्टा क्या मालूम होना चाहिए? एनर्जी। तो हम कल एनर्जी का डेरिवेशन करवाएंगे कि एनर्जी कैसे निकाला जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस, इसके बारे में कल बताएंगे, यानी एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस। कल यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा कि रेडियस का वैल्यू कैसे कितना आएगा, वेलोसिटी कितना आएगा। ए तुम लोग को जाना नहीं, लिखो अभी। मैं बताया, तुम राइट डाउन करना है जो 3 पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स बताया जल्दी से राइट डाउन करो। इसलिए मैं बोल के नहीं लिखवाया कि वहां लिखा हुआ है। हैं? हाँ, कौन सा सॉल्व किया हम? हाँ, सैटरडे को डाउट लेंगे। थर्सडे है ना, फ्राइडे, मंडे को टेस्ट है ना। हाँ, केमिस्ट्री का नहीं है ना, मंडे को केमिस्ट्री है क्या? फिर